लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं किसी का भी। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 90% का रूल जो है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है कि इनपुट टैक्स जो है अगर वो हमने क्लेम करना है तो वो मैक्सिमम हम अपने आउटपुट टैक्स के 90% तक ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते। तो वो हमने चीज़ सीख ली है कि इनपुट टैक्स जब भी हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज लोअर वो हम क्या करेंगे क्लेम कर रहे होंगे। इट मीन्स कि जो हमने लास्ट तमाम में डिस्कशन वगैरह की थी उसमें हमने यही डिस्कस कर रहे थे कि 90% का रूल जो है वो हमारे इनपुट टैक्स के ऊपर क्या हो रहा है, होल्ड कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, जिसके तहत हम अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे होते हैं। अब उसी को बात करते हैं कि कोई भी पर्सन जो है, एनी पर्सन, वो इनपुट टैक्स जो है वो मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्या कर सकता है, एडजस्ट करवा सकता है। इट मीन्स कि उसको हर हाल में 10% ऑफ अपना आउटपुट टैक्स जो है वो क्या करना है, वो डिपार्टमेंट को पे करना ही करना है। उसको इसके मुतालिक कोई किसी किस्म की माफी वगैरह नहीं मिलेगी। अब आउटपुट टैक्स जितना भी है, इनपुट टैक्स जितना भी है, ज्यादा है कम है, आपके पास रूल क्या होगा, आपके पास रूल होगा कि एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना है हमारा, हमने वो देखना है और हमने लेना है अपना 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, हमने इनको देखना है। जो लोअर इसमें से है वो हम क्या कर रहे होंगे, क्लेम कर रहे होंगे। अगर आपका 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कम है और आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स ज्यादा है तो जितना आप क्लेम नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप उसको अगले महीने में जाके क्या करेंगे, एडजस्ट वगैरह करवा रहे होंगे। और ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, कैसे एडजस्ट होगा, इसके ऊपर हमने डिटेल वर्किंग सीखी थी कि कैसे फॉरवर्ड हो रहा है, कैसे ऐड बैक हो रहा है, कैसे एडजस्ट हो रहा है। अब ये सवाल आता है कि इनपुट टैक्स हमारा ज्यादा हो क्यों जाता है। समटाइम्स हमने ओवर बाइंग की हो, हमारी इन्वेंट्री स्लो मूव हो रही हो, हम जल्दी ना बेच पा रहे हो, तो ये कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारा इनपुट टैक्स जो है वो ज्यादा हो जाता है और हमारा आउटपुट टैक्स जो है वो कम हो रहा होता है। जितना हमें इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कैरी फॉरवर्ड के तमाम तरीकेकार मैंने बता दिए हुए हैं कि जो यहाँ पे नहीं होगा वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उस महीने में जाके क्या होगी, उसकी एडजस्टमेंट हो रही होगी। इसके अलावा जो फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे पास या कैपिटल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर 90% के रिस्ट्रिक्शन का रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। और जब हम अपॉर्चुनिमेंट कर रहे थे मैंने आपको वहां भी बता दिया था कि जो हमारे पास फिक्स एसेट्स होंगे या जो हमारे पास कैपिटल एसेट्स होंगे उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्लेम हो जाएगा। उनके ऊपर 90% के रिस्ट्रिक्शन का रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होता। चूंकि इनके ऊपर 90% के रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने फिक्स एसेट को वर्किंग में हमेशा सेपरेट ट्रीट करते हैं। हमेशा हम इनको अलग लेके चलते हैं, हम इनको नॉर्मल इनपुट टैक्स के साथ कंबाइन नहीं कर रहे होते। और एफपीआर के पास ये लिमिट है कि ये जो 90% की रिस्ट्रिक्शन है वो 90% की रिस्ट्रिक्शन को बढ़ा भी सकता है किसी स्पेसिफिक केसेस के लिए और वो 90% की रिस्ट्रिक्शन को कम भी कर सकता है। मतलब रिटेलर्स के लिए वो 90 को बढ़ा के 95 भी कर सकता है। तो एफबीआई के पास ये पावर है कि वो 90% की रिस्ट्रिक्शन को कम या ज्यादा कर सकता है। तो ये तमाम बातें जो है थी वो हमने डिस्कस आउट की हुई थी, मतलब न्यूमेरिकली हमने देख लिया था। तो इनको थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिया, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एफएससी आपकी चीजें सारी की सारी ये मेमोराइज हो चुकी होंगी। अब हमें ये तो पता है कि जो भी इनपुट टैक्स है वो मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक का ही क्या होगा, क्लेम होगा। ये हमारा नॉर्मल रूल है। लेकिन अब हम क्या देखने लगे हैं, अब हम इस नॉर्मल रूल की एक्सेप्शन देखेंगे
क्या मतलब है एक्सेप्शंस का? कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें जितना भी आपका इनपुट टैक्स है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वो क्लेम हो जाएगा। उसमें हम ये 90% की लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। अब नॉर्मल रूल तो हमारा ये है कि जब हमने इनपुट टैक्स क्लेम करने जाना है, जब हमने इनपुट टैक्स लेस करने जाना है, तो क्या करेंगे? सिंपल इज दैट केस कि हम 90% लेंगे, हम एक्चुअल को 90% को बेयर करेंगे, जो लोअर होगा वो क्लेम कर लेंगे। बट नाउ ये कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम जितना भी इनपुट टैक्स है वो हम सारे का सारा क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। इन बातों में, इन चीज़ों में ये 90% की लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं कर रही, 90% की जो वैल्यू है वो होल्ड नहीं कर रही। उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे हम देखना है। अब वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिनके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, जिनके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही? वो ये कुछ 8-9 पॉइंट्स हैं। इनमें से आप कुछ रीड आउट करने हैं कि अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर में रजिस्टर्ड है या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में रजिस्टर्ड है, जैसे ये SNGPL हो गई, SSGPL हो गई, लेस्को, फेस्को, मैपको, ये चीजें जो हैं ये हो गई, इनके ऊपर नहीं है। इनका जितना भी इनपुट टैक्स होगा ये सारे का सारा क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। 90% की लिमिट इनके लिए नहीं है। इसके अलावा जितनी भी OMCs होती हैं या पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं या पाकिस्तान स्टील मिल है, इनका भी जितना भी इनपुट टैक्स होगा ये सारे का सारा क्लेम कर लेंगे। 90% की लिमिट इनके लिए भी अप्लाई नहीं होगी। फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर वो भी। उसके अलावा जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए भी 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, वो सारे का सारा इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा वो कमर्शियल इंपोर्टर्स वो लोग जिनकी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जो है उसके ऊपर 3% वैल्यू एडेड टैक्स उन्होंने पे किया है। मतलब वो तमाम कमर्शियल इंपोर्टर्स जिन्होंने 3% वैल्यू एडेड टैक्स पे किया है, और अगर उनकी महीने की जो टोटल सप्लाई है, अगर उनकी टोटल सप्लाई में से 50% या उससे ज्यादा का हिस्सा इंपोर्ट्स का है, तो ऐसा कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर भी 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कमर्शियल इंपोर्टर ने टोटल सप्लाई की एक महीने में 1 लाख रुपए की। इस टोटल सप्लाई में से 51,000 रुपए की सप्लाई कौन सी है उसकी, जो उसने इंपोर्ट्स की हुई थी उसकी है। तो फिर इसके ऊपर भी क्या होगा, 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही होगी। उसके अलावा ये आपसे रेलेवेंट है, पॉइंट नंबर 6, वर्किंग के न्यूमेरिकल में आ सकता है ये। कोई भी पर्सन जो जीरो रेटेड सप्लाईज कर रहा है और जो उसकी जीरो रेटेड सप्लाईज हैं वो टोटल वैल्यू का 50% या उससे ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी फिर 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। अब वो कहता है जी, एक बंदा जी उसकी टोटल सप्लाईज हुई हैं पूरे महीने में 1 मिलियन की, 1 मिलियन की उसने टोटल सप्लाई की है, टैक्सेबल, एग्जाम्ड, जीरो रेटेड सारी उसने गिवन की है। और जब हम उसकी देखते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज, वो कोई इसका 50% या उससे ज्यादा है, लाइक वो 5,10,000 रुपए की क्या थी, खाली उसकी जीरो रेटेड सप्लाईज ही थी। तो इस केस में क्या होगा, ये बंदा है तो इसने सप्लाई रेटेड की है, लेकिन इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं होगा। जितना भी इसका इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्या करवा लेगा, ये क्लेम करवा लेगा। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, CNG डीलर्स या पेट्रोलियम डीलर्स या वो तमाम रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरर के अलावा, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटेलर्स की जो थर्ड स्केड्यूल आइटम में डील कर रहे हैं, वो थर्ड रिटेलर प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, और उनके टोटल सप्लाईज में 80% सप्लाईज हैं ही थर्ड स्केड्यूल आइटम की, तो ऐसे बंदे के ऊपर भी 90% के रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो ये एक्सेप्शन हैं नॉर्मल सिनेरियोज की, कि इन सिनेरियोज के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता। जितना भी इनपुट टैक्स है वो क्या हो जाएगा, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। तो इसमें से आपने कोई 3 से 4 पॉइंट याद कर लेने हैं। और जो इसमें से अगर आप न्यूमेरिकली देखें, न्यूमेरिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें से बन रहा है वो आपका पॉइंट नंबर 6 है। इसके न्यूमेरिकल में एप्लीकेबिलिटी आ सकती है कि वो टोटल सप्लाईज गिवन कर दे और उसमें से एक्सपोर्ट्स या जो भी आपके जीरो रेट सप्लाईज हैं, अगर वो 50% से ज़्यादा की हो गई हैं, तो फिर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं हो रहा होगा। इज दैट क्लियर?
पॉइंट नंबर 5, अगर कोई भी कमर्शियल इंपोर्टर है, उसकी टोटल परचेज लाख रुपए की है एक महीने की, लेकिन उसमें से जो उसकी इंपोर्ट है इस पे उसने वैल्यू एडेड टैक्स पे किया है वो 50% से ज़्यादा की है, तो उसके ऊपर भी 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं होगा। एंड वाला, अगर कोई बंदा थर्ड स्केजल आइटम डील कर रहा है, उन्हें बेच रहा है, और उसके टोटल सप्लाईज का 80% जो है वो थर्ड स्केजल आइटम का है, तो उस बंदे के ऊपर भी 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही है। मेनली ये रिटेलर्स के लिए होते हैं। आगे चलें। उसके अलावा ये जो एक्सेस टैक्स होगा जिसे हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो सकता है, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और हम उसको अगले महीने में क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। जब तक है हम उसे कर सकते हैं, हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक वो हमारा एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो रिफंड की अमाउंट्स होती हैं, जो हमने अगेंस्ट जीरो रिटर्न रिफंड लेना है, उसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे होते। वो जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो रिफंड हम उसी महीने में ले लेते हैं, और लेकिन जो हमारा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हुआ होता वो हम अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, और हम उसको फिर वहां पे जाके एडजस्ट करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स से मुतालिक तमाम कहानी जो है हमारी एंड होती है, वाइंड अप होती है, खत्म होती है। तो आउटपुट टैक्स आप लोगों को पता है क्या है, इनपुट टैक्स क्लेम करना आपको पता है क्या है। तो 98% सेल्स टैक्स जो है वर्किंग एरिया कि आप कैसे सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसमें वैल्यूज आती हैं, किस तरह रेट लगना है, इनपुट टैक्स कैसे क्लेम करना है, वो सारा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आखिरी इम्पोर्टेंट एरिया है, डेट इज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इसके बारे में हमने अब डिस्कशन करनी है। ये वो एरिया है, ये वो पॉइंट है जो आपको 100% आना ही आना है। इस टॉपिक में से आपको 100% सिलेबस में आना ही आना है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको जरा ध्यान से देखना है। अब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का कंसेप्ट क्या है, इसमें से हमने क्या चीज़ देखनी है, क्या हमने लेके चलना है। अब जरा हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी बात हमने की है उसमें से ना आपने से कोई सवाल किसी ने पूछा है कि हम सेल्स की बात कर रहे हैं, हम परचेजेस की बात कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेल्स रिटर्न होती है कि नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें, हमने अभी तक कहानी क्या पढ़ी है, हमने कहानी पढ़ी है कि आपने सेल की, आपने सेल करने के बाद इनवॉइस इशू कर दी, इनवॉइस इशू कर दी है तो ठीक है जी, आपने टैक्स ले लिया, आप रसीद लेके आ जाओ, लेकिन क्या आपका कस्टमर जो है आपको सामान वापस करने नहीं पहुंचेगा। सेल्स रिटर्न होती है कि नहीं होती, इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप घर का सामान लेके आए हैं और अम्मी ने कहा था बिस्त करके के वापस करके आओ। अब वापस करना बड़ा मुश्किल काम होता है हम लोगों के लिए, कि आप दुकानदार के पास वापस करना मौत, ये सबसे बड़ी मौत होती है वाकया, कि अगर आप कोई दुकान से चीज ले आए उसको वापस करना पड़ जाए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का फलूदा बन जाता है जब आपने वापस करना होता है, लेकिन वापस तो होगा। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इनवॉइसेस इशू करने के बाद वापस होनी ही होनी है, और वो हो रही होती हैं। अब वापसी की मुख्तलिफ वजूहात भी हो सकती हैं, अनफिट हो सकती हैं चीज़ें, जो आपने ऑर्डर किया था वो आया ही नहीं। अक्सर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, देखा होगा कि आपने अक्सर ऑर्डर करते हैं, वो चीज़ डिलीवर नहीं होती, चीज़ें सब स्टैंडर्ड आ गई, वैल्यू गलत हो गई। तो इस तरह के प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। मतलब ऐसे सिनेरियोज हमारे पास रेज हो देते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल इनवॉइसेस थी, जो हमारी मतलब जो हमने पहली दफ़ा सेल की थी, उस सेल्स में जो पहली दफ़ा हमने इनवॉइस इशू की थी, उसमें कोई ना कोई अब तब्दीली आ सकती है। अब आप एक दुकानदार हैं, आपने दुकानदार ने एक इनवॉइस इशू कर दी है। अब आप खुद बताओ कि इस ओरिजिनल इनवॉइस में जो आपने पहली दफ़ा इनवॉइस इशू की थी, इसमें चेंजेस कैसे आ सकती हैं, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मजबूर करेंगे आप अपनी रसीद को रिवाइज करें, आप इनवॉइस को चेंज करें। एक तो है अगर सेल्स रिटर्न हो जाए, तो सेल्स रिटर्न हो जाए तो आपने जो पहले इनवॉइस दी थी उसमें चेंज करनी पड़ेगी।
पहले आपने जी 10 क्वांटिटी की लिख के इनवॉइस दी थी, 2 चीजें वापस हो गई है। इसका मतलब जो आपने ओरिजिनल इनवॉइस लिखी हुई थी, अब उसमें सेल 10 गुड्स की थी, अब वो गुड्स 8 रह जाएंगी। और इसके अलावा इनवॉइसेस कैसे रिवाइज हो सकती हैं? बताओ। इनवॉइसेस, ये रसीदें कैसे? कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं खरीदी आप लोगों ने? दुनिया में पहली दफा आज आए हैं, पैदा हुए हैं। कभी रसीद का मुंह भी नहीं देखा आप लोगों ने? कभी मार्केट भी नहीं गए कोई चीज लेने के लिए? या मैं पश्तो में पूछ रहा हूँ आप लोगों से, या फारसी में पूछ रहा हूँ? अजीब लोग हैं। या मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं इस वक्त हिंदी में पूछ रहे हैं? ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे? जाए जाके करें क्लास हिंदी में आप। जब पढ़ने का मूड होगा बता दीजिएगा। जब हम सेल करते हैं तो कोई भी सेल करेंगे, सेल की ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होती है। हमें पता है जब हम सेल कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रही हैं, तो उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं हमेशा। एक उसमें होता है हमारे पास बायर, जो खरीदार है। सेलर आएगा, बेचने वाला। और एक आएगा बायर, खरीदने वाला। ये इसको गुड्स डिलीवर करेगा, और जब इसे गुड्स डिलीवर कर देगा तो ये फिर क्या करेगा, इसको अपनी सेल बुक करेगा। और गुड्स के साथ साथ फिर क्या कर रहा होगा, इसको इनवॉइस भी दे रहा होगा
इसके पास भी रसीद आ जाएगी और इसके पास भी रसीद होगी। इसकी रसीद शो कर रही होगी इसने क्या चीज सेल की है, और इसकी रसीद शो कर रही होगी इसने क्या चीज बाय की है। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, ये हम उसे लेके चल रहे होते हैं। अब अकाउंटिंग वर्ल्ड में हम अगर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहें तो हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, अकाउंटेंट बीइंग अकाउंटेंट। अब सेलर जिसने सेल की है वो अपनी सेल्स की जर्नल एंट्री क्या पास करेगा, वो कर देगा जी डेटर डेबिट, और क्या करेगा सेल को क्या करेगा वो क्रेडिट कर रहा होगा। और जो बायर है जिसने खरीदारी की है, जब उसके पास गुड्स पहुंच गई हैं तो ये क्या कर रहा होगा, ये इसकी परचेजेस जो हैं जो इसने खरीदी हैं वो डेबिट की जाएंगी, और अगर इसने पेमेंट कर दिया तो कैश, अदरवाइज पेएबल जो है वो क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दो अपने अपने अकाउंट्स में क्या कर रहे होंगे, एंट्री पास कर रहे होंगे। ये एंट्री पास होगी इसके अकाउंट में, ये एंट्री पास होगी इसके अकाउंट में। अब हमें पता है सेलर ने सेल्स की, उसने सेल्स को क्रेडिट किया, बायर ने चीजें खरीदी उसने क्या कर दिया, उसने परचेजेस को बायर कर दिया, अब उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया, ये उसने हमें बताया हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर, अब ये देखिए सेलर जो है ये बेचने वाला, इसने क्या दी है, इसने ये रसीद बनाई है जब इसने चीजें बेची हैं, इसने ये रसीद बना के क्या की है, इसने रसीद बना के ये बायर के हाथ में पकड़ा दी है। अब बायर के पास भी रसीद है कि भाई मेरे पास ये रसीद है, इस पे नाम पता सब कुछ लिखा हुआ है। अब कोई भी ऐसा सरकमस्टांसेस जिसकी वजह से इस रसीद में चेंजेस आ रही हो, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं। आप नॉर्मली अभी आप सरकमस्टांसेस छोड़े, आप देखिए आप सेल्स रिटर्न कर दे, इसने इसको सेल्स की, अब ये कहते हैं नहीं यार मैं वापस करने जा रहा हूँ, या अगर सेल्स रिटर्न कर दे तो सेल्स रिटर्न करने के बाद जो इस बंदे ने अपनी ओरिजिनल इनवॉइस इशू की थी क्या वो वैलिड रहेगी। इस तरह कहा था मैंने लाख रुपए का सामान बेच दिया, लाख रुपए का सामान बेच दिया, अब इसका क्या हो गया, लाख का सामान बेचा था 50,000 का वापस हो गया। अब उसने इनपुट टैक्स पे किया हुआ था लाख के परस्पेक्टिव से, लेकिन उसकी एक्चुअल जो परचेजेज है 50,000 रुपए की है, उसने सेल्स की हुई थी लाख के परस्पेक्टिव से रिकॉर्ड, अब उसकी 50 की सेल्स रिटर्न हो गई है, तो अब उसकी एक्चुअल सेल्स जो है वो 50,000 रुपए की, मतलब अब उनकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी में कमी आ रही है। तो अब इस कमी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, देखिए अकाउंटिंग में तो बड़ा सिंपल है, सेल्स रिटर्न होती है तो हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं कि सेल्स रिटर्न डेबिट कर देते हैं, डेटर को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। सिमिलरली अगर परचेज रिटर्न होती है तो बायर ने अगर परचेज रिटर्न की है तो वो क्या एंट्री पास करता है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करता है, और जो पेएबल्स है उन्हें वो डेबिट कर देता है। तो वो अकाउंटेंट्स तो अपनी ये एंट्री अपने अकाउंट में पास कर देते हैं। टैक्स वाले क्या करेंगे, क्योंकि टैक्स वालों की ऐसी कोई जनरल एंट्री की दुकान है ही नहीं जिसमें वो एंट्री वगैरह पास कर सकें। तो टैक्स वाले क्या करेंगे, टैक्स वाले इसके लिए फिर एक अपना स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसे हम कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डीसीएन बोलता जाऊंगा, आपने इसको बस अपने माइंड में रखना है, लेकिन आपने प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट का वर्ड इस्तेमाल करना। अब सेलर, सेलर सेलर वो है जिसको सेल्स रिटर्न हुई है, जब इसे गुड्स वापस मिल जाएंगी तो ये क्या करेगा, ये उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करेगा जिसको सेल्स रिटर्न हुई है, और जिसने रिटर्न की है वो बायर था, ये क्या करेगा, ये डेबिट नोट इशू कर रहा होगा। तो व्हेनेवर सेल्स रिटर्न हैपेंस, जो सेलर होगा वो उसको अपने रिटर्न में एडजस्ट करने के लिए, अपने नोट्स में एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, और जो बायर होगा वो क्या करेगा, वो डेबिट नोट इशू कर रहा होगा।
ये नोट होता क्या है, मैं आपको इसका फॉर्मेट एक दो दिनों में दिखा दूंगा, क्या इसका फॉर्मेट है, क्या इसके पर्टिकुलर्स है, सब कुछ मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। बट ये दो नोट्स इशू किए जाएंगे। आप इसे कह सकते हैं कि ये रसीद जो ओरिजिनल होती है उसका काउंटरा होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सेलर क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट, और बायर क्या इशू कर रहा होगा, डेबिट नोट इशू कर रहा होगा। सेलर ने चीज बेची थी, उसको चीज वापस आ गई है, उसकी सेल्स रिटर्न हुई है। जब उसको सेल्स रिटर्न होगी तो उसके बदले में क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, जिसमें लिखा होगा कि ये क्वांटिटी, ये अमाउंट इस डेट के ऊपर, ये सेल्स हमारी वापस आ गई। और जो बायर जिसने खरीदी हुई थी वो क्या करेगा, वो डेबिट नोट देगा, इस पर लिखा होगा कि ये क्वांटिटी, ये रेट, ये अमाउंट इस तारीख को मैंने वापस कर दी। तो ये दो पार्टीज जो हैं ये दो नोट इशू कर रही होंगी। सेलर क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट, बायर का इशू करेगा डेबिट नोट। ये सिंपल, आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि सेल्स को क्रेडिट कौन करता है, सेलर करता है। इसलिए जब सेल्स रिटर्न होगी तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। परचेजेस को डेबिट कौन करता है, बायर करता है। तो जब परचेजेस रिटर्न होंगे तो बायर क्या करेगा, डेबिट नोट इशू कर रहा होगा। ये चीज क्या करनी है, आपने यहाँ पर याद रखनी। इज दैट क्लियर? अब हम इसको आगे चलते हैं, इसको हम डीपली देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात है कि कौन सा सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये हम इसको रेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बताएं जी ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो है किन सर्कमस्टांसेस में रेज हो सकता है, कौन सी वो वजूहात हैं, कौन से वो मैटर्स हैं जिनमें ये रेज हो सकता है। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी तो हमने सिर्फ बात की है सेल्स रिटर्न की, कि सेल्स रिटर्न हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट इशू कर रहे हैं। लेकिन हकीकतन क्या है, ये डीसीएन कब इशू किया जाता है, रिमेंबर कि जब भी आपकी ओरिजिनल इनवॉइस, जो ओरिजिनल इनवॉइस इशू की गई थी, उसमें अगर किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी एलिमेंट की वजह से चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू कर रहे होते हैं। अब वो तब्दीली किन वजूहात की वजह से आ सकती हैं, ये डब्बा जो नजर आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला, थ्योरेटिकल। कहता है जी अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने एक टैक्स इनवॉइस इशू की हुई थी पहले से, और उसने टैक्स रिटर्न में वो तमाम चीजें वगैरह बता दी हुई थी कि ये मेरी सेल्स वगैरह है। अब बाद में क्या हुआ कि जो उसने टैक्स इनवॉइस पहले इशू की थी उसमें मॉडिफिकेशन दरकार है, उसमें तब्दीली वगैरह करनी है, बिकॉज आपने फरवरी में सेल्स की, ध्यान से सुनिएगा, आपने फरवरी में सेल्स की, तो जब आपने फरवरी में सेल्स की थी तो फरवरी की रिटर्न में आपने वो सेल्स डिक्लेयर कर दी कि जी मैंने फरवरी के महीने में इतनी इतनी सेल्स की थी, बता दी हुई। मार्च के महीने में आपको सेल्स रिटर्न हो गई है, फरवरी के महीने में आप बता रहे हो कि मैंने इतने की सेल्स की थी, मार्च का महीना चढ़ा, अगले ने कहा भाई आप अपना सामान चुको वापस निकलो। अब क्या हो रहा है, अब जो आपने फरवरी के महीने में एक तो इनवॉइस इशू की थी वो चेंज करनी पड़ रही है, दूसरा जो आपने फरवरी के महीने की रिटर्न जमा करवाई थी उसमें भी तो चेंजेस करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी आपको। तो ये जो चेंजेस करनी पड़ रही हैं इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अब सवाल ये है कि ये मॉडिफिकेशन क्यों हो सकती है, ये क्यों इनवॉइस में तब्दीली आ रही है, क्या रीजंस हैं जिसमें तब्दीली आ रही होती है, उसको हमने देखना है। नंबर 1, कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई, कि आपने सप्लाई कैंसिल कर दी। आपने ऑर्डर दिया हुआ था 500 गुड्स का, तो आपको अभी 20 गुड्स डिलीवर हुई, आने का नहीं चाहिए, कैंसिल करो। अब आपने कैंसिल कर दी तो उसने जो ओरिजिनल इनवॉइस की खत्म हो जाएगी। ये रिटर्न ऑफ गुड्स, आप गुड्स वापस कर दो, इनवॉइस चेंज करनी पड़ेगी। चेंज इन नेचर ऑफ सप्लाई, आपने पहले कहा था जी मुझे चाहिए मित्सुबिशी के 1.5 टन के एसी 10 चाहिए, आप फैक्ट्री वाले के पास गए, आपने उसको ऑर्डर लिखवाया,
मुझे मित्सुबिशी के 1.5 टन के एसी चाहिए। उसने कहा ठीक है फाइन, मसला ही कोई नहीं। उसने इनवॉइस प्रिंट करके दे दी आपको। आप वापस आप आए, आपने कहा नहीं यार 1.5 टन के नहीं चाहिए, मुझे 1 टन की एसी चाहिए। अब जब आप अपने सप्लाई की नेचर चेंज करोगे तो क्या वो जो उसने आपको 1.5 टन की एसी की इनवॉइस दी हुई थी, क्या वो वैलिड रहेगी? अब नहीं ना, उसको इनवॉइस चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर जा रहे होते हैं, ये जैसे कारफूर हो गया या मेट्रो हो गया या फतह हो गया, आप इनसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना तो ये रिटर्न में रखा होता है। लेकिन जब ये रिटर्न आप कोई भी चीज वापस करते हैं तो ये इसको बकायदा ऊपर रिकॉर्ड करके देते हैं। मैं आप कभी कभी भी ये परफॉर्म कर लीजिएगा। आप मेट्रो पे सामान परचेज करें, जब आपका बिल आ जाएगा ना, जब प्रॉपर बिल आ जाएगा, आप कहें यार ये वाली गुड वापस, जब वो बिल प्रिंट कर देगा, आप कहें यार ये नहीं चाहिए मुझे वापस कर दो, तो वो आपको आपके ओरिजिनल बिल के रेफरेंस से एक और नया बिल जनरेट करके देगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ये सेल्स रिटर्न जो है वो इनकॉर्पोरेट की जा रही होगी। क्योंकि वो जो आपको मेट्रो वाले बिल दे रहे हैं वो उनकी इनवॉइस है, तो वो उस इनवॉइस में क्या कर रहे होते हैं, तब्दीली कर रहे होते हैं, और टैक्स वाले मैटर्स तो अलग हैं। तो अगर सप्लाई की नेचर चेंज हो गई है तो आपकी इनवॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप ये मेट्रो जाते हैं, आप सामान लेके आते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप नेस्ट कैफे ले आए हैं, आप नेस्ट कैफे सिंपल ले आए हैं, आपको है याद कि यार नहीं ये तो लोकल है, ये नहीं चाहिए मुझे, चेंज करने जाना है। आप नेक्स्ट डे जाते हैं, आप रसीद पकड़ते हैं, आप कहते हैं मुझे चेंज कर दें, आप कहते हैं मुझे नेस्ट कैफे गोल्ड चाहिए। मैं ऑल दो कीमत ही क्यों ना चेंज हो, कीमत सेम ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको नई इनवॉइस इशू करके देगा कि नहीं करके देगा? वो जब आपसे ओल्ड चीज रखेगा और न्यू चीज देगा, तो वो आपको उसके बदले में नई इनवॉइस भी दे रहा होगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनके सिस्टम में इनवॉइस की मॉडिफिकेशन हो रही होती है। तो नेचर सप्लाई चेंज हो जाए, आपकी क्या होगी, आपकी ये चेंज हो जाएगी। आपने पहले ऑर्डर दिया था 1000 क्वांटिटी का, आपने बाद में कॉल किया उस्ताद जी 1000 ने 1200 कर दो, तो आपने सप्लाई चेंज कर दी है। तो जो उसने 1000 की इनवॉइस इशू की थी अब वो वैलिड नहीं रहेगी, उसे क्या करनी पड़ेगी, इनवॉइस चेंज करनी पड़ेगी, या वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ऑर्डर किया था पेल के एसी का, कि आपको पेल के 1.5 टन के 20 एसी चाहिए, आप वापस आए, आपने कहा यार ऐसा छोड़ो पेल को रहने दो, तुम मुझे हायर के एसी दे दो। अब हायर का और पेल का रेट डिफरेंट होगा, क्वांटिटी भी सेम, एसी की वैल्यू, एसी के फीचर्स भी सेम 1.5 टन के हैं, लेकिन आपकी वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, उनको अब इनवॉइस रिवाइज करनी पड़ जाएगी, या कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपकी ओरिजिनल इनवॉइस के ऊपर कोई फर्क आ रहा है, तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये रीजन है, आपसे ये 3 नंबर के पूछ सकता है कि एनलिस्ट द सर्कमस्टांसेस विच मॉडिफाइड द इनवॉइस, या बताएं वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से इनवॉइस मॉडिफाई हो सकती है। तो ये 3 नंबर का आपसे वो पूछ सकता है, सिंपल कैंसलेशन, रिटर्न, नेचर चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, या कोई भी ऐसा इवेंट जो है उसकी वजह से आपकी चीजें हो सकती है। अब इसमें ना आपने एक चीज याद रखनी है कि ये तब्दीली जो हो रही है, ये चेंज हो रही है, क्या इसकी को टाइम लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर इसकी टाइम लिमिट ना हो तो इसका मतलब एक बंदा 2 साल सामान इस्तेमाल करने के बाद आएगा जी वापस कर दो, तो दुकानदार को करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है,
उन्होंने कहा भाई हमने आपको रिटर्न की क्या दी है, फैसिलिटी दी है, आप रिटर्न कर सकते हैं, आप अपनी इनवॉइसेस को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट क्या है डीसीएन की? 180 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। कि जब आपने एक्चुअल में सेल कर दी थी, एक्चुअल में चीजें बेच दी थी, तो एक्चुअल इनवॉइस के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी, उसके बाद 180 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं आपको अलाउ। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने एक इनवॉइस इशू की 21 मार्च 2022 को। ये जो आपने ओरिजिनल इनवॉइस दी थी, उस ओरिजिनल इनवॉइस के ऊपर ये डेट, ये तारीख क्या थी, मेंशन थी। अब बताएं आपके पास कौन सी डेट है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जिस डेट तक आप अपना डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। अब आपने इससे क्या करना है, ऑनवर्ड्स 180 डेज काउंट करने हैं, 180 दिन। ये आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है। अब इसके बाद विद इन 180 डेज, और वो बनेंगे अप्रोक्सीमेटली, मैं तुक्का मारने लगा, 18 से 19 सितंबर। 21 मार्च के बाद 180 दिन बनेंगे 18 से 19 सितंबर के दरमियान। मैं टू बी एग्जैक्ट नहीं जा रहा। अब ये जो है ना डेट, आपके पास ये टाइम लिमिट है। अब मार्च के बाद इस सितंबर की तारीख तक अगर आपकी सेल्स रिटर्न होती है, करवा लो, कैंसिल होती है, हो जाए, वैल्यू सप्लाई चेंज होती है, हो जाए, आप क्या कर सकते हैं, आप डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं इस 180 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको जाके याद आए 31 नवंबर 2022 को, तो यार वो जो मैंने 21 मार्च को चीज ली थी वो मैं वापस करना चाह रहा हूँ, और उसके बदले में मैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना चाह रहा हूँ, हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? फिर वो हो जाएगी टाइम बार्ड, और जब वो टाइम बार्ड हो गई तो फिर आप इसको कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये 180 डेज की टाइम लिमिट लगा दी है कि जब आप ओरिजिनल सेल करेंगे, जब आपकी ओरिजिनल इनवॉइस आएगी, ओरिजिनल इनवॉइस आने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। अगर 180 दिन का टाइम जो है वो लैप्स हो गया, तो फिर आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। ये चीज आपने याद रखनी है कि टाइम लिमिट क्या है आपके पास, 180 डेज की है। ये क्लियर है? अब ये ना डिपार्टमेंट ने ना बड़ी कहानी कराई हुई है। वो कहते हैं कि ये जो हमने आपको 180 दिन बताए हैं ना, ये तो हमने बताए हैं उस मॉडिफिकेशन में जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, जिसमें आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्रीज हो रही है। तो कहते हैं जी, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्रीज, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में कमी आ रही है, इसको नोट कर लेना, है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किताब में नहीं है, ये इम्प्लाइड बात है। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में कमी आ रही है, तो जो सेलर है ये करेगा क्रेडिट नोट इशू, और जो बायर है ये करेगा डेबिट नोट इशू। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है
कि ये इशू किए जाएंगे 180 डेज में, इनके लिए टाइम पीरियड है। अब वैल्यू सप्लाई में कमी का मतलब क्या है? आपने पहले लाख की सेल्स की थी, 20,000 की सेल्स रिटर्न हो गई है, तो वैल्यू सप्लाई में कमी आ गई है, गुड्स रिटर्न हो रही है, कैंसिल हो रही है। पहले आपने महंगी चीज ऑर्डर की हुई थी, अब आप सस्ती लेना चाह रहे हैं, या कोई भी फैक्टर ऐसा जिसमें से आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कम हो रही है, उसमें सेलर हमेशा क्या करेगा? क्रेडिट इशू करेगा। और जो बायर है वो हमेशा क्या करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा। और टाइम लिमिट क्या होगी? 180 डेज होगी। इस चीज से एग्री करते हैं? जो ये डब्बा लिखा हुआ है, ये डब्बा सबको क्लियर है कि अगर हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो सेलर करेगा क्रेडिट नोट इशू और बायर करेगा डेबिट नोट इशू। और 180 डेज की लिमिट है, 180 डेज की लिमिट में ये करना ही करना है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी तो हैं कि हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो रही हो। कि नहीं? आपने जब ओरिजिनल इनवॉइस दी, उसकी इनवॉइस की वैल्यू बन रही थी 1,000 रुपए। आपने कहा नहीं यार मुझे ये भी चीज दे दो, अब उसकी वैल्यू बन गई है 1,200। पॉसिबल है कि नहीं? आप पहले ऑर्डर दे के आए 1 टन के एसी का, बाद में कहा नहीं यार ये 1.5 टन का कर दो, तो 1.5 टन का एसी सस्ता होगा कि महंगा होगा? महंगा होगा। अब महंगा होगा तो पहले वाली इनवॉइस कम थी, अब इनवॉइस ज्यादा हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। आप पहले ऑर्डर करके आए कि आपको 1,000 बंडल्स चाहिए, आपने कहा नहीं यार इसको 1,000 से बढ़ा के 1,200 कर दो। अब 1,000 से बढ़ा के 1,200 बंडल्स करोगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी कि डिक्रीज हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपने पहले कहा था कि यार ये सामान ना तुम दे दो मुझे चाइनीज चाइनीज क्वालिटी का, आप डील करके आए, सब कुछ पेमेंट शेमेंट करके आ गए चाइना के माल का, बाद में आके आपने अपने बॉस से बात की, उससे कहा यार चाइना का इतने का, ताइवान का इतने का, तो कहा यार ताइवान का ऑर्डर कर दो। आपने कॉल किया चाइना का माल कैंसिल कर दो, मुझे ताइवान का भेज दो। अब वो उसकी वजह से तो क्या आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? इसका मतलब ये ऐसा सर्कमस्टांसेस है, हर दफा वैल्यू ऑफ सप्लाई में कमी नहीं आती, वैल्यू सप्लाई में इजाफा भी हो रहा होता है। अब जब इजाफा हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे ना एफपीआर बड़ा मासूम बन जाता है। एफबीआर कहता है कि अगर तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में कमी वाकया होगी ना, तो तुम 180 दिन तक ही क्या कर सकते हो? डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ रही है, अब खुद बताओ, वैल्यू सप्लाई 1,000 से बढ़ के 1,200 हो जाए, तो सेल्स टैक्स कम होगा ज्यादा होगा? अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी 1,000 से बढ़ के 1,200 हो जाए, तो जो हुकूमत को हमने सेल्स टैक्स पे करना है वो ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। अब ज्यादा का मतलब है कि हुकूमत के अकाउंट में, उनके ट्रेजरी में पैसे भी ज्यादा जाएंगे। पैसे ज्यादा जाएंगे तो उनको बेनिफिट हो रहा होगा, ऐसे ही है। और अगर वैल्यू सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब पहले सेल्स टैक्स ज्यादा था, अब सेल्स टैक्स कम हो रहा है। अब सेल्स टैक्स कम हो रहा है तो हुकूमत को उसका बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही है ना? अब ये बड़े चालाक हैं, ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी वैल्यू सप्लाई में कमी आ रही है ना, तो उसको सिर्फ हम तुम्हें दे रहे हैं 180 डेज, 180 डेज में डिसीजन इशू कर लो तो ठीक है, ज्यादा फ्री नहीं होना। बड़े सख्त हो गए यहाँ पे कि 180 डेज है,
इसके बाद हुआ तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा ट्रेजरी में नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहते हैं अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में इजाफा हो रहा हो, कहते हैं अगर तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इजाफा हो रहा है तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो कहते हैं जब तुम्हें याद आ जाए, चाहे तुम्हें 180 डेज के बाद ही क्यों ना याद आ जाए, तुम्हें जब याद आ जाए तुम इशू कर देना, हम एडजस्ट कर देंगे। है कि नहीं चालाक? मतलब जहां पे उनके टैक्स लायबिलिटी में कमी आ रही है वहां पे उन्होंने 180 डेज की लिमिट लगा दी है कि नहीं इसके बाद ही कर सकते। और जहां पे टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, जहां पे उनको फायदा पहुंचेगा, फायदा पहुंचने के चक्करों में कहा भाई जब दिल करे कर देना, तुम्हारे ऊपर कोई लिमिट है ही नहीं। तो इस तरह क्या कर रहा होता है डिपार्टमेंट, डील कर रहा होता है। और जब वैल्यू सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही हो तो आपने याद रखना है कि जो हमारा सेलर है वो इशू करेगा फिर डेबिट नोट, और जो बायर है वो क्या इशू करेगा, हमारा क्रेडिट नोट इशू कर रहा होगा। तो ये चीज आपने अब क्या रखनी है, याद रखनी है। अब मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसके साथ ही बिल्कुल। तो ये दो डब्बे जो हैं वो आपने याद रखने हैं कि अगर वैल्यू सप्लाई डिक्रीज थी तो 180 डेज में ही आप क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन इशू कर सकते हैं। और उस केस में सेलर जो है था वो दे रहा था क्रेडिट नोट और बायर जो है था वो दे रहा था डेबिट नोट। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है आपकी इंक्रीज हो रही हो, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ रही है, तो रिमेंबर 180 डेज की जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी। ये जब इनका दिल करेगा, इनका चाहे 100 दिनों के बाद, 200 दिनों के बाद, साल बाद भी दिल करेगा तो ये एडजस्ट करवा सकते हैं। और अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज हो रही हो तो जो सेलर है वो इशू करेगा फिर डेबिट नोट, और जो बायर है वो क्या करेगा, वो इशू करेगा क्रेडिट नोट। मतलब इसका रिवर्सल जो है वो यहाँ पे इशू हो रहा होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर वैल्यू सप्लाई में कमी हो रही है तो डेबिट नोट कौन इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू कौन करेगा, और टाइम लिमिट में होगा। और अगर वैल्यू सप्लाई में इजाफा हो रहा है तो फिर जो सेलर होगा वो डेबिट नोट इशू करेगा, और जो बायर होगा वो क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू कर रहा होगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है तो उसमें टाइम लिमिट नहीं है, आपका जब दिल करे आप कर सकते हैं। इवन आफ्टर 180 डेज भी आपको अलाउ है, आपको परमिटेड है, आप कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ गुड की सूरत में वैल्यू सप्लाई कम होती ज्यादा होती है? तो कम के सीन में क्या होगा? ये जो ऊपर दो डब्बे बनाए हुए हैं ना, इन डब्बों को आपने याद रखना है कि अगर इंक्रीज हो रही हो एक तो टाइम लिमिट नहीं है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर टाइम लिमिट है। इसमें कोई सवाल है तो बताएं।
एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? जब एक कॉमन रूल बता रही है कि अगर जरूरत की सप्लाई बढ़ रही है तो क्या होना चाहिए, अगर कम हो रही तो क्या होना चाहिए? अब क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है, डिक्रीज करनी तो क्या हो रहा है? क्या ये मेंशन है कहीं पे भी? ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए, इसके लिए नहीं है। आपको किसने क्या हर जगह अलग अलग रूल होते? रूल कॉमन ही है ये। यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि ये टैक्सेबल के लिए है, ये एग्जाम के लिए है, ये इसके लिए। ये सब पे अप्लाई होगा। आगे चलें। ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट के एडजस्टमेंट पेपर में हर हाल में आनी आनी है। और इसमें से जो ये वाला एरिया ना, ये किताब में लिखा नहीं हुआ, बच्चों को याद नहीं रहना, और आई कैप ने वहां पर इनको रगड़ देना है, ये वाला। कि अगर वैल्यू सप्लाई इंक्रीज हो रही हो तो सेलर क्या इशू करेगा, बायर क्या इशू करेगा, और टाइम लिमिट है कि नहीं है वो। टाइम लिमिट किसके ऊपर है ये पता होना चाहिए। ये अक्सर गिवन करता है। वो कह देगा कि जी आपने एक इतने महीने पहले ये चीज़ खरीदी हुई थी, अब आपने रिटर्न कर दी है, आपने एग्जाम में बैठ के फैसला करना होगा डेज काउंट तक कि 180 डेज लैप्स हुए हैं कि नहीं हुए, तो ये न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट कंफर्म आ रही है। ये एग्जाम्पल रीड करें, बताएं समझ आती है कि नहीं आती? जल्दी से रीड करें ये एग्जाम्पल, और नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 पेपर का, इसको रीड करके बताएं समझ आती है कि नहीं आती? अब ये मार्च 2014 का सवाल है।
Under the provision of Sales Tax Act 1990, identify the situations under which a debit or credit note may be issued by a registered person. 3 नंबर का सवाल आया हुआ है कि बताएं वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें एक रजिस्टर्ड पर्सन डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। इसका जवाब जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि वो कौन सी वजूहत है, कैंसिलेशन, रिटर्न, इंक्रीज इन वैल्यू सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी या एनी अदर केस, ये इसका जवाब है। तो ये 3 नंबर का सवाल पेपर में आ चुका होगा। अगर आपको अब आए लिख लोगे, क्योंकि ये मार्च 14 के बाद ये सवाल नहीं आया। मार्च 14 के बाद अभी तक ये सवाल नहीं आया। तो जो चीज उसने काफी अरसे से नहीं पूछी हुई वो पूछ सकता है, और ये बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ये नहीं कर पाएंगे बच्चे। उन्हें पता ही नहीं होना कि यार क्या है क्या। उनको एक ही चीज याद आ रही, सेल्स रिटर्न पे करते हैं, सेल्स रिटर्न पे करते हैं, सेल्स रिटर्न पे नहीं करते। यहाँ वो आपको एक और सवाल दे सकता है। वो कह सकता है कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट आर ओनली इशूड in case of sales return या in case of decrease in value supply. Is this statement correct और justify this statement? वो आपसे भी पूछ सकता है। वो आपको लाइन लिख के दे देगा, लेकिन आप बताएं सही है गलत है, तो आपने बताना होगा इसके। तो ये 2 तरह से सवाल वो इस टॉपिक में से पूछ सकता है। क्लियर है ये? एग्जाम्पल की समझ आ गई थी ये वाली कि रजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर ए है, उसने लाख रुपए की गुड्स मिस्टर बी को भेजी हुई थी, जो वो मिस्टर बी भी रजिस्टर्ड बंदा था, और उससे 1,17,000 लिया था बी से, जिसमें 17,000 टैक्स शामिल था। अब बी ने गुड्स रिटर्न कर दी है ए को कि भाई ऐसा सामान वापस। जब उसने गुड्स रिटर्न किए हैं तो बी ने क्या किया, डेबिट नोट इशू किया। पहली बात है कि यहाँ पे रिटर्न करने के टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल इनवॉइस के इशू होने के बाद 180 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकता है, वो ये इशू कर सकता है कि रिटर्न हो सकती है। अब जब रिटर्न हो गई है तो 2 बंदे हैं, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी। मिस्टर ए सेलर था, मिस्टर बी बायर था। अब मिस्टर ए क्या करेगा, तो मिस्टर ए जो है उसने ऑलरेडी 17,000 मिस्टर बी से सेल्स टैक्स का लिया हुआ था, और बी से सेल्स टैक्स लेके उसने अपनी सेल्स डिक्लेयर की हुई थी। और सेल्स डिक्लेयर करने का मतलब है कि उसने ये आउटपुट टैक्स एफबीआर को पे कर दिया हुआ था। अब चूंकि सेल्स रिटर्न हो गई है, बी ने डेबिट नोट इशू कर दिया, तो 17,000 मिस्टर ए जो है वो बी को वापस कर देगा, अपनी पॉकेट से दे देगा। और ये फिर कह देगा डिपार्टमेंट को कि भाई साहब ये 17,000 तुम्हें मैंने पिछले महीने की सेल्स में दिया था, ये आउटपुट टैक्स में था, ये मेरी सेल्स रिटर्न हो गई है, तो काइंडली वो जो मैंने सेल्स डिक्लेयर की थी, जो 17,000 आपको दिया था, वो मुझे वापस कर दिया जाए। और डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, तुम्हारे इस महीने का आउटपुट टैक्स जितना ही बन रहा है उसमें से ये लेस करवा के मुझे नेट अमाउंट पे कर दो। तो ये होगा मिस्टर ए के साथ। और मिस्टर बी जो है उसने ऑलरेडी ये क्या किया हुआ था, जब उसने परचेजेस की थी तो उसने अपना इनपुट टैक्स क्लेम किया था, ये जो पे करके आया था। अब चूंकि उसने ये वापस कर दिया है तो उसने इनपुट टैक्स पहले क्लेम किया था, वो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अपने इनपुट टैक्स में से फिर ये अमाउंट एडजस्ट करवा के उसे वापस कर रहा होगा डिपार्टमेंट को। तो ये दोनों काम हो रहे होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है डीसीएन की। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि डीसीएन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है। वो बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, सिर्फ वो ही क्या कर सकता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो कभी भी डेबिट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता। अगर इन दोनों में से बायर या सेलर में से अगर एक बंदा रजिस्टर्ड है और एक बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो जो बंदा रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वो ही अपना रिस्पेक्टिव नोट इशू कर सकेगा। तो याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन ही इनको इशू कर सकता है, इनको भूलना नहीं है हमने। बिकॉज यहाँ पे बार बार वो वर्ड जो है
वो रजिस्टर्ड पर्सन का ही इस्तेमाल हो रहा है। आगे चले। पर्सन बी का सिंपल है, पर्सन बी बायर था, इसने परचेज किया हुआ था। जब इसने परचेज किया था तो इसने अपना इनपुट टैक्स पे किया था। अब इसकी वो परचेज रिटर्न हो गई है, तो डिपार्टमेंट वाले कहना है भाई साहब तुमने पिछले महीने ये इनपुट टैक्स क्लेम किया था। हाँ जी किया था। अब तुमने तो गुड्स वापस कर दी है। जी कर दी है। तो इसका मतलब वो तुम्हारा इनपुट टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होगा। फिर सिंपल से कहते हैं जो तुम्हारा इस महीने का इनपुट टैक्स है उसमें से ये जो तुमने परचेज रिटर्न की है वो लेस कर दो। तो अगर आप इसे इना वन लाइन करना चाहते हैं, तो जो सेलर होता है ना, सेलर जिसको सेल्स रिटर्न होती हैं, वो अपने आउटपुट टैक्स में से ये लेस करवाता है, जो भी टैक्स उसका वापस हुआ होता है। और जो बायर होता है जिसने परचेज रिटर्न की होती है, वो अपने इनपुट टैक्स में से वो अमाउंट जो है वो लेस करवा देता है। अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। जो रजिस्टर्ड पर्सन सिर्फ वही क्लेम कर पाएगा, अगर बी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा। सिर्फ ए रजिस्टर्ड था तो ए को ही उसका रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो अलाउ होगा। अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो दोनों को उनका रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक रजिस्टर्ड है तो उसको कहा जाएगा कि भाई तुम अपना काम कर लो, अगर तुमने जो एडजस्ट करना है कर लो, दूसरा नहीं करने देंगे। अनरजिस्टर्ड कोई चीज अलाउ नहीं होगी। और कोई सवाल है तो बताएं वरना आगे चलिए। भाई कौन सा 3% या 80% बताओ जरा। कौन सा 3%? ये कौन सा 80%? किसकी सप्लाई की बात कर रहे हो? यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ 3% या 80%? बताएं जरा। अच्छा वो टॉपिक खत्म हो गए, पौना घंटा हो गया, आपका भी याद आ रहा है? कौन सा पॉइंट था यहाँ पे? तो यहाँ पे 80% को क्या, आपने इसको रीड किया लाइन को, क्या लिखा होगा इसके ऊपर? क्या लिखा होगा इसके ऊपर कि अगर एक बंदे की टोटल सप्लाईज 80% या उससे ज्यादा थर्ड स्केड्यूल आइटम्स की हैं, तो उसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर तुमने 100 रुपए की सेल की है, उसमें से 80 या उससे ऊपर की सेल्स जो है वो रिटेल आइटम्स की है, तो तुम्हारा जितना इनपुट टैक्स है तुम सारा क्लेम कर सकते हो। इसका क्या उससे लिंक बन रहा है?
कैसे बन रहा लिंक मुझे बताएं। कैसे लिंक बन रहा है बताएं मुझे। फिर जब एक चीज लिंक ही नहीं है तो आप कैसे लिंक डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल बात हो रही थी इस टॉपिक में कि 90% की रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, जितना इनपुट टैक्स है वो सारा क्लेम कर सकते हैं। वहां पे हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी वैल्यू सप्लाई में चेंजेस आ रही हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो दोनों का तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं बनता आपस में। अगर मैं बनाना चाहूं भी तो नहीं बनता ताल्लुक इनका आपस में। एंड कंज्यूमर कभी भी एफबीआर से क्लेम नहीं कर सकता। अगर मिस्टर बी यहाँ पे एंड कंज्यूमर होता तो वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नथिंग। क्योंकि एंड कंज्यूमर का तो हमने क्लियरली पढ़ चुका हुआ है कि वो सारे के सारे टैक्स लायबिलिटी जो है वो उसी बंदे की होती है, वो इसका बर्डन कहीं पे शिफ्ट नहीं कर सकता। तो एंड कंज्यूमर को तो ये सहूलत मैसर ही नहीं है। आगे चलूं यहाँ से। एंड कंज्यूमर कुछ भी नहीं कर सकता भाईजान, क्या हो गया। एंड कंज्यूमर कुछ भी नहीं कर सकता। आप जाके दुकानदार को चीज वापस करके आते हैं तो आप उसको नोट लिख के दे के आते हैं कि माय डियर दुकानदार, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम रिटर्निंग दिस गुड ड्यू टू द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ माय अम्मी, सो प्लीज टेक दीज गुड्स बैक एंड गिव माय मनी बैक। आप उसे नोट लिख के दे के आते हैं। तो एंड कंज्यूमर तो कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे हमने क्लियरली पढ़ा है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। तो क्या एंड कंज्यूमर रजिस्टर्ड पर्सन होता है। आप रजिस्टर्ड हो, मैं रजिस्टर्ड हूँ, हम रजिस्टर्ड नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। उसके बाद है कि ये डेबिट एंड क्रेडिट नोट का पर्टिकुलर्स क्या होंगे। आपको कल शो करूंगा ये कैसा होता है कैसा नहीं होता डीसीएन, कल दिखाऊंगा आपको मैं। इसका एक स्पेसिमन किस तरह से हम इसको बना रहे होते हैं। लेकिन ये इसके पर्टिकुलर्स होते हैं कि किसी भी नोट में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी होनी चाहिए। मतलब ये आप इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवा रहे हैं तो ये आपका एक फॉर्मेट होगा नोट का। इसमें ऐसे तीन ना कॉलम्स बने होते हैं इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, इसमें लिखा होता है। अब इसमें क्या कुछ पर्टिकुलर्स इन्वॉल्व है जो हम डीसीएन इशू करेंगे उस पर क्या कुछ लिखा होना चाहिए। नेम एंड एनटीएन ऑफ रेसिपिएंट एंड द सप्लायर, मतलब जो खरीदार है उसका एनटीएन नंबर भी होना चाहिए और जो बेचने वाला है उसका एनटीएन नंबर भी ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके बाद नंबर एंड डेट ऑफ ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस इंक्लूडिंग क्वांटिटी वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। मतलब यहाँ पे लिखा होता है इस कॉलम में ना, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि हमारी ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर क्या था। याद है ना आपको, हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस हैं वो नंबर्ड होती हैं, उन पे नंबर लिखे होते हैं। तो हम यहाँ पे रेफरेंस पे नंबर लिखते हैं कि हमारी इनवॉइस नंबर ये थी, उसकी ये क्वांटिटी थी, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू सप्लाई बन रही थी, ये सेल्स टैक्स था। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल गिवन करेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम ये नोट, मतलब अगर सेलर इशू कर रहा है या बायर इशू कर रहा है उसकी रीजन लिखी जाती है, लाइक सेल्स रिटर्न हुई है या गुड्स डैमेज हो गई हैं या वैल्यू चेंज हो गया, प्रॉपर रीजन लिखी जाती है। उसके बाद जिस बंदे ने ये नोट इशू किया, मतलब जिसने सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट की है या जिसने परचेज रिटर्न की है, जो भी बंदा था उस बंदे के सिग्नेचर और उसके ऑथराइज पर्सन की सील मतलब स्टैंप लगी होनी चाहिए। और जितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है या जितनी क्वांटिटी कैंसिल हुई है उसके बारे में हम बताते हैं अलग कॉलम में, यहाँ पे इस सेकंड कॉलम में कि इतनी क्वांटिटी रिटर्न हो गई है। और एंड वाले कॉलम में ना, एंड वाले कॉलम में हम फिर बताते हैं कि ये हमारी इनवॉइस थी ओरिजिनल, ये रिटर्न होने के बाद ये हमारी रिवाइज इनवॉइस है इनवॉइस है।
और तीसरा हम ओरिजिनल और रिवाइज के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो लिख के दे रहे होते हैं। तो ये एक मेन जो है पर्टिकुलर्स हैं वो किसी भी डेबिट या क्रेडिट नोट के होते हैं कि उसमें नाम पता होगा, ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस प्रॉपर होगा, रीजन, सिग्नेचर एंड सील, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जो हम रिटर्न कर रहे हैं या जो रिटर्न हुई है जो कैंसिल हुई है, और ओरिजिनल इनवॉइस जो हमने सबसे पहले इशू की थी वो जो अब हमारी रिवाइज इनवॉइस है वो, और ओरिजिनल और रिवाइज पे जो डिफरेंस है वो हम क्या कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये है डेबिट एंड क्रेडिट नोट के पर्टिकुलर्स। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत बड़ा नोट होता है, ये छोटा सा नोट नहीं है कि आप छोटे से पर्ची लिख के दे रहे हैं, प्रॉपर इसके फॉर्मेट्स हैं, इसमें वैल्यूज फिल करनी होती हैं जब आप रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, प्रॉपर नोट की फॉर्म में होता है, प्रॉपर रेफरेंसेस होते हैं। एवं तो नहीं ना डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर रहा होता, तो डिपार्टमेंट को रीजंस भी चाहिए होती हैं, वरना आप खुद देखें अगर ये डिपार्टमेंट ये ना रीजंस पूछे तो हर बंदा मुंह उठा के सेल रिटर्न कर दे, परचेज रिटर्न कर दे, हर बंदा जब दिल करे डिसीजन इशू कर दे, तो नहीं, रीजंस है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, कल ये हमारा खत्म हो जाएगा। आ, ये जो बात है ना ये वाली, ये मैंने भी डिस्कस कर दी है, बट मैं कल आपको रीड कर दूंगा। अब हमारे रह गया मिससेलेनियस एरियाज, ये 3 ही है, इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। और कल हम इसके साथ ही न्यूमेरिकल का फॉर्मेट भी कल ही डिस्कस करेंगे, ताकि साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी इसके शुरू कर लें। तो जितना अभी तक हमने कर लिया ना, आज आज के लेक्चर के बाद अगर आपके पास सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आ जाए ना, मैं आपको दावे और आपको सिर्फ फॉर्मेट समझा दिया जाए, आप ऑटम 14 से लेके ऑटम 22 तक के जितने न्यूमेरिकल्स आप खुद कर सकते हैं। मैं ये जिसने सेल्स टैक्स तवज्जो से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि नाउ हर बच्चा एटलीस्ट, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करवाता, एटलीस्ट हर बच्चा 60% न्यूमेरिकल तो आराम से कर सकता है और बहुत आसानी से कर सकता है। सिर्फ आपको अब मैंने फॉर्मेट समझाना है। जब कल हम फॉर्मेट कर रहे होंगे तो अगर आपको फॉर्मेट समझ आ गया तो याद रखिएगा आई कैप में सेल्स टैक्स का अनसीन न्यूमेरिकल जो है ना, वो भी बस कॉपी पेस्ट रह जाएगा कि आपने न्यूमेरिकल पढ़ के आपने क्या करना है, आपने उस फॉर्मेट में वैल्यूज फिल करनी होगी, दैट्स इट। फॉर्मेट अगर आपको समझ आ गया, अगर फॉर्मेट का रट्टा मारोगे तो फजूल लोग हो, वैसे फजूल ही हो। अगर फॉर्मेट समझोगे तो फिर क्या होगा आपके लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आपको सेल्स टैक्स का फॉर्मेट समझ आ गया, आपका सेल्स टैक्स निकल गया, बिकॉज 15 से 20 नंबर तक का तो न्यूमेरिकल सवाल इसमें से आने। और जितनी हमने अभी तक बात कर ली है डेफिनेशंस, और जितनी हमने डिस्कस कर ली है प्रोविजंस, इसमें से गालिबन आपको 8 नंबर तक की थ्योरी आनी है। तो 15 से 20, 15 नंबर का आप न्यूमेरिकल लगवा लें, 8 नंबर की आप थ्योरी लगा लें, 23 नंबर आपके इजीली सिक्योरेबल है, इजीली सिक्योरेबल, विदाउट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, आप इजीली ले सकते हैं। तो कल हम न्यूमेरिकल का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको लेके चलेंगे आगे। तो जुमे को आपका टेस्ट है, तो मैं आपके पास 60 घंटे ही होंगे, तो मुझे पता है प्रोबेबली आप लोगों ने टेस्ट संडे को देना होता है। तो हम सैटरडे तक इसकी तमाम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर्स की, न्यूमेरिकल्स की, बिकॉज ये टेस्ट 1 जो आपका अब होगा ये फुल फ्लैश टेस्ट होगा। और मेरे ख्याल से सेल्स टैक्स का टेस्ट मैंने जो बनाया, मैंने खुद बनाया है, ये अराउंड 70 नंबर का टेस्ट बना है, ये तकरीबन 70 नंबर का। शायद मैं इसको छोटा करके 50 के करीब ले जाऊं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो मैं कल बना रहा था तो ये 73 मार्क्स तक का टेस्ट गया हुआ था, बट मैं कुछ सवाल निकाल के इसको वापस 50 के राउंड अबाउट ले आऊंगा। तो ये एक फुल फ्लैश टेस्ट होगा, जिसमें एक एग्जाम लेवल न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, प्रॉपर जिसे कहते हैं आप, वो आपका टेस्ट है। और आप जो टेस्ट नहीं देगा उसको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, और वाकई निकाल दूंगा, और मैनेजमेंट आपको फिर ऐड नहीं कर पाएगी। मैं टेस्ट वाले ग्रुप से भी निकाल दूंगा, मैं इससे भी निकाल दूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं, कल इसको वाइंड अप करते हैं। आप अपनी ना औकात में रहा करें, साफ सीधी बात है, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों का ये नहीं है कि आप मुझे उठ के जो मर्जी बात करेंगे, सिंपल इज दैट।
मेरे और आप में बहुत डिफरेंस है, हमारे ओहदे में बहुत डिफरेंस है। तो बी इन योर लिमिट्स, सिंपल इज दैट। आइंदा से अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कीजिए एनीवन। ठीक है जी, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। पीडीएफ इसकी कल ही शेयर कर देता हूँ मैं, फिर वो आखिरी एरिया रह गया हुआ है ये मिसलेनियस का, ये बीच में डाल के शेयर कर देता हूँ। इस पे भी आपकी एनोटेशंस वगैरह आ जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना, वरना मैं ये कर देता हूँ, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है आजकल।